हम्म अगर हम एक पल के लिए सोचें कि एक गोल्फ बॉल को मतलब जूस पीने वाले एक पतले से स्ट्रॉ से गुजारने की कोशिश की जा रही है। अरे ये तो सुनने में ही भौतिक रूप से एकदम असंभव लगता है। अ, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का जो केंद्र है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही एक मेडिकल केस है। अच्छा, तो क्या इंसान के शरीर में सच में ऐसी कोई स्थिति बन गई है? हाँ, एक 48 वर्षीय महिला का केस है। उनके पित्ताशय में, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहां 20 मिलीमीटर की एक बहुत बड़ी और ठोस पत्थरी बन गई है। बाप रे, 20 मिलीमीटर! ये तो सच में किसी गोल्फ बॉल जैसी ही स्थिति हो गई। है ना? और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि इस पित्ताशय से बाहर निकलने का जो एकमात्र प्राकृतिक रास्ता है, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, हाँ। उसकी चौड़ाई सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर ही है। मतलब 20 मिलीमीटर का पत्थर और सिर्फ 3 या 4 मिलीमीटर का रास्ता। ये तो एक बहुत ही बड़ा एनाटॉमिकल पैराडॉक्स है। एकदम सही कहा आपने। और जब ऐसी विकट स्थिति सामने आती है तो एलोपैथी का नजरिया बहुत स्पष्ट होता है। मतलब सीधे सर्जरी के जरिए उस अंग को ही काटकर बाहर निकाल देना। हाँ, वो उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। लेकिन दूसरी तरफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो बिना सर्जरी के शरीर के रसायन विज्ञान को बदलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास करती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये रासायनिक बदलाव कैसे काम करता है। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि इस केस की जटिलता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी शारीरिक संरचना को समझना होगा जो इस 20 मिलीमीटर की पथरी को इतना खतरनाक बनाती है। सही बात है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ फंसी है तो क्या उसे किसी भारी दबाव के साथ या किसी दवा से अंदर से फ्लश करके बाहर नहीं धकेला जा सकता। हाँ, ये सवाल तो सबसे पहले दिमाग में आता है। जैसे पानी के पाइप में कोई कचरा फंस जाए तो हम पीछे से तेज पानी का प्रेशर देकर उसे साफ कर देते हैं। क्या शरीर के अंदर पित्ताशय को इस तरह फ्लश नहीं किया जा सकता? सुनने में ये लॉजिकल लगता है, लेकिन शरीर का पाइपलाइन सिस्टम किसी प्लास्टिक के पाइप जैसा सीधा और चिकना नहीं होता। अच्छा, तो सिस्टिक डक्ट अंदर से कैसा होता है? सिस्टिक डक्ट, जो वो 3 मिलीमीटर का रास्ता है, वो अंदर से सर्पिलाकार यानी स्पाइरल होता है। इसे मेडिकल भाषा में वॉल्व्स ऑफ हीस्टर कहा जाता है। ओह, मतलब वो रास्ता सीधा नहीं है बल्कि घुमावदार है। एकदम। अब सोचिए, अगर 20 मिलीमीटर के एक ठोस पत्थर को उस संकरी और घुमावदार नली में जबरदस्ती धकेलने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? वो पत्थर उस नली की दीवारों को चीरता हुआ बीच में ही बुरी तरह फंस जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। इससे पित्त का प्रवाह पूरी तरह रुक जाएगा। अंग में सड़न पैदा होने लगेगी, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। और सबसे डरावनी बात, डक्ट के फटने का भारी खतरा पैदा हो जाएगा। और अगर वो डक्ट अंदर फट गई तो शरीर के अंदर एक जानलेवा संक्रमण फैल सकता है। हाँ, और यही कारण है कि जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करना, या जिसे इंटरनेट पर अक्सर कोई गॉल ब्लैडर फ्लश कहा जाता है, वो कोई समाधान नहीं है। मतलब वो एक सीधा सुसाइड मिशन है। बिल्कुल। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए एलोपैथिक विज्ञान में चोलेसिस्टेक्टोमी यानी पित्ताशय को सर्जरी के जरिए पूरी तरह से शरीर से बाहर निकाल देना, उसे ही सबसे सुरक्षित उपाय माना जाता है। ये नजरिया अपनी जगह पूरी तरह तार्किक है, खासकर तब जब मरीज की जान पर बनाई हो। एलोपैथी जोखिम को तुरंत खत्म करने के लिए उस अंग को ही हटा देती है। हाँ, जब जान बचाना प्राथमिकता हो तो सर्जरी जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर सर्जरी नहीं करनी है और फ्लश करना भी इतना खतरनाक है, तो सवाल उठता है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन इसे कैसे सुलझाती है। मतलब कोई भी 20 मिलीमीटर का पत्थर रातों रात तो नहीं बन जाता। आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। इसका उत्तर उस वातावरण में छिपा है जिसने इस पत्थर को बनने दिया। तो हम इस समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचे? इसके लिए हमें आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों और इस मरीज के शरीर के मौजूदा हालात को एक साथ देखना होगा। अच्छा, तो महिला की उम्र 48 वर्ष है, जो पेरीमेनोपॉज का दौर होता है। बिल्कुल। और इस उम्र में हार्मोनल बदलावों के कारण महिलाओं के शरीर में प्राकृतिक रूप से अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म की आग कम होने लगती है, और शरीर में वात, जिसका मतलब है सूखापन, वो बढ़ने लगता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो सुस्त पड़ रहा है। एकदम सही। जो खाना पचकर ऊर्जा बनना चाहिए था,
वो अब ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और फिर वो विषैला कचरा बनकर लिवर के आसपास ही रुकने लगता है ना? जिसे आयुर्वेद में शायद आम कहते हैं। क्या मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये विषैला आम लिवर की कार्यक्षमता को बहुत धीमा कर देता है। अब लिवर का मुख्य काम है पित्त यानी बाइल बनाना। और प्राकृतिक रूप से ये पित्त एक पतला और बहने वाला तरल होता है। सही कहा। लेकिन जब लिवर सुस्त होता है तो त्रिदोष का सिद्धांत लागू होता है। वो पतला पित्त शरीर के कफ यानी चिपचिपेपन के साथ मिल जाता है। अच्छा, पित्त और कफ का मिश्रण। हाँ, और इन दोनों के मिलने से वो स्वस्थ पित्त एक गाढ़े चिपचिपे बिलियरी स्लज में बदल जाता है, जिसे हम आसान भाषा में पित्त का कीचड़ कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कल्पना करते हैं कि कोई तेज बहती नदी हो। जब तक बहाव तेज है, पानी एकदम साफ और तरल है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही नदी का बहाव धीमा हुआ, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म गिरा, तो वो स्थिर पानी गाढ़े कीचड़ में बदल गया। और फिर उस कीचड़ के साथ क्या होता है? जब तेज धूप पड़ती है तो वो उस कीचड़ की सारी नमी सोख लेती है और उसे एक सख्त चट्टान बना देती है। बिल्कुल। यहाँ तेज धूप का काम शरीर में बढ़ा हुआ वात कर रहा है ना? ये तुलना शरीर की आंतरिक प्रक्रिया को बहुत ही सटीक रूप से दर्शाती है। बढ़ा हुआ वात उस पित्ते के कीचड़ में से सारा पानी सोख लेता है। और ये सब कुछ ही दिनों में नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया 1-2 दिन नहीं बल्कि सालों तक चलती है। धीरे धीरे सारा तरल सोख लिए जाने के बाद वो कीचड़ एक 20 मिलीमीटर की अत्यंत कठोर पथरी में तब्दील हो जाता है। बाप रे। अब चूंकि हमें ये समझ आ गया है कि ये 20 मिलीमीटर की चट्टान बनी कैसे, तो इसे खत्म करने की जो रणनीति है वो भी समझ आने लगी है। हाँ, इंटीग्रेटिव प्रोटोकॉल इस चट्टान को भौतिक रूप से बाहर निकालने का प्रयास ही नहीं करता। इसके बजाय ये इसे बिना काटे अंदर से ही रासायनिक रूप से गलाने का रास्ता चुनता है, जिसे हम केमिकल एरोजन कह सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होगा। एक ठोस पत्थर को अंदर ही अंदर गलाना एक बहुत ही जटिल बायोकेमिकल प्रक्रिया है। तो ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है? इस प्रक्रिया के लिए 6 से 12 महीने के एक बहुत ही विशिष्ट 4 फेज बिलियरी प्रोटोकॉल यानी 4 चरण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। तो इसका पहला चरण क्या है? पहला चरण है दीपन। इसमें चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को वापस तेज किया जाता है। इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? चित्रकादिवटी जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके शरीर के डाइजेस्टिव फायर को जगाया जाता है और उन विषैले तत्वों को साफ किया जाता है जिन्होंने लिवर को सुस्त कर रखा था। यानी पहले उस मशीनरी को ठीक किया जा रहा है जो खराब हो गई थी। एकदम सही। इसके बाद दूसरा चरण आता है मृदु विरेचन। मृदु विरेचन, इसका क्या मतलब है? इसमें पित्त नलिकाओं से दबाव कम करने के लिए बहुत ही हल्का निष्कासन या जेंटल क्लियरेंस किया जाता है। मुझे लगता है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सीधे पत्थर पर हमला किया गया और तेज ऐंठन हुई तो पत्थर खिसक कर उसी संकरी 3 मिलीमीटर की नली में फंस सकता है। बिल्कुल, यही वजह है कि इसे मृदु या हल्का कहा गया है। रास्ता साफ और तनावमुक्त होने के बाद आता है तीसरा और सबसे अहम चरण। मैं सुन रही हूँ। इस चरण को भेदन कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर को तोड़ना। इस चरण में आरोग्य वर्धिनी वटी नाम की एक शास्त्रीय औषधि दी जाती है। अच्छा, आरोग्य वर्धिनी वटी। हाँ, और इस वटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें 50% हिस्सा सिर्फ कुटकी का होता है। कुटकी विज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही शक्तिशाली कोलैरिटिक एजेंट है। कोलैरिटिक। इसका शरीर के अंदर असल में क्या प्रभाव होता है? मैं समझाता हूँ। एक कोलैरिटिक वो तत्व होता है जो लिवर को उत्तेजित करता है कि वो पित्त नलिकाओं में अधिक से अधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स छोड़े। तो ये पित्त को पतला कर देता है। कुटकी केवल पित्त को पतला नहीं करती, बल्कि ये पित्त के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को ही बदल देती है। इससे पित्त अत्यधिक तरल और विलायक यानी एक सॉल्वेंट जैसा बन जाता है। अरे वाह! और यहीं पर असली रासायनिक चमत्कार होता है। मतलब जब ये एकदम पतला पानी जैसा तरल पित्त लगातार उस 20 मिलीमीटर की पथरी की खुरदरी सतह से टकराता है तो वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये डायनामाइट लगाकर पहाड़ तोड़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे एक झरने का लगातार बहता पानी एक खुरदरे पत्थर को धीरे धीरे घिसकर महीने दर महीने चिकना और खत्म कर देता है। एकदम सही उपमा है। और इस पूरी प्रक्रिया में केवल कुटकी ही काम नहीं करती।
इसके साथ वरुणादि कषाय का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये कषाय क्या करता है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पत्थर गॉल ब्लैडर की दीवारों से रगड़ खाता है तो वहां भारी सूजन आ जाती है। ये कषाय उस सूजन को कम करता है जिससे पित्ताशय की दीवारें पत्थर को जकड़ना छोड़ देती हैं। ये तो बहुत ही रणनीतिक तरीका है। और इसके बाद? इसके बाद चौथा चरण आता है जिसमें लिवर और पित्ताशय की समग्र कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 6 से 12 महीने का प्रोटोकॉल वाकई शरीर की केमिस्ट्री को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। लेकिन इस पूरी चिकित्सा में मुझे एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी। कौन सी चीज? इसमें एक स्वदेशी औषधि बनाने की विधि का जिक्र है जो विज्ञान से ज्यादा किसी प्राचीन कला जैसी प्रतीत होती है। अच्छा, आप उस नुस्खे की बात कर रही हैं? हाँ, इसमें पेशावरी बादाम, बीज रहित मुनक्का, खरबूजे के बीज और हरी इलायची का उपयोग किया जाता है। ये सब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए है। बिल्कुल। लेकिन असली पेंच इसे बनाने के तरीके में है, जिसे स्रोत में मर्दनम कहा गया है। ये इस प्रोटोकॉल का एक बहुत ही अनोखा और वैज्ञानिक पहलू है। मर्दनम के सिद्धांत के अनुसार इन सभी चीजों को पत्थर के ओखली मूसल में 10 से 15 मिनट तक केवल हाथों से ही पीसना अनिवार्य है। यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है। अगर मैं समय बचाने के लिए इन सारी सामग्रियों को एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या मिक्सर में डाल दूं तो भी तो वही पेस्ट बनेगा ना? देखने में तो वही लगेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर स्तर पर बहुत कुछ बदल जाता है। मतलब एक मशीन और पत्थर की ओखली के बीच के यांत्रिक बदलाव से किसी सामग्री का बायोकेमिकल असर कैसे बदल सकता है? मैं समझाता हूँ। जब एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है तो उसके ब्लेड हजारों आरपीएम की गति से घूमते हैं। हाँ, वो तो है। इससे मैकेनिकल शेयरिंग या तेज यांत्रिक कटान होता है और अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। और उस गर्मी से क्या होता है? बादाम और खरबूजे के बीच में जो अत्यंत संवेदनशील सक्रिय लिपिड और एल्कलॉइड होते हैं, वे इस गर्मी और कटान के कारण तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उनकी औषधीय संरचना नष्ट हो जाती है। ब्लेंडर उसे पीसता नहीं है, बल्कि उसके सक्रिय यौगिकों को जलाकर खत्म कर देता है। एकदम सही। इसके विपरीत जब पत्थर की ओखली में हाथ से धीरे धीरे मर्दन किया जाता है तो तापमान नहीं बढ़ता। और वो धीमी गति से पिसता है। हाँ, ये धीमी प्रक्रिया उन तेलों और पानी को आपस में मिलाकर एक इमल्जन बनाती है। ये यौगिकों को इस तरह से तोड़ती है कि वे शरीर में जाते ही तुरंत अवशोषित हो जाते हैं। मतलब उनकी बायो अवेलेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ पीसने के विधि बदलने से पूरी की पूरी केमिस्ट्री और दवा का असर बदल जाता है। ये पारंपरिक ज्ञान का विज्ञान है। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोटोकॉल में सिर्फ आयुर्वेद नहीं बल्कि होम्योपैथिक दवाओं का भी बड़ा सटीक उपयोग किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। जैसे फेल्टोरी 3x और कोलेस्टेरिनम 3x जैसी दवाएं हैं। सही कहा। ये दवाएं गॉल ब्लैडर के अंदर सीधे कोलेस्ट्रॉल को घोलने के लिए एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं। और शायद बर्बेरिस वल्गैरिस जैसी दवाएं भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ, वो उस तेज दर्द को संभालती है जो गॉल ब्लैडर से शुरू होकर पीठ तक फैल जाता है। होम्योपैथी का ये उपयोग दिखाता है कि ये तरीका किसी एक चिकित्सा पद्धति से बंधा नहीं है। मतलब जहां जो सबसे बेहतर काम करता है उसे वहां इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक व्यवहारिक समस्या अभी भी है। वो क्या? ये कोई 10 दिन का कोर्स तो है नहीं, ये 12 महीने का मैराथन है। इस लंबी अवधि के दौरान इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कभी भी अचानक पित्ताशय का भयंकर दर्द हो जाए, जिसे गॉल ब्लैडर अटैक कहते हैं। हाँ, ये जोखिम तो हमेशा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब मरीज दर्द से तड़प रहा हो तब क्या किया जाता है? गॉल ब्लैडर अटैक एक बेहद दर्दनाक स्थिति होती है और इसे संभालने के लिए बाहरी भौतिक हस्तक्षेप का सहारा लिया जाता है। बाहरी भौतिक हस्तक्षेप जैसे कि? जैसे ही तीव्र दर्द शुरू होता है, पेट के उस हिस्से पर अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल का पैक लगाया जाता है। कैस्टर ऑयल पैक ही क्यों? कोई आम गर्म पानी की थैली क्यों नहीं? क्योंकि कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होता है। जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो ये अंदर गहराई तक जाकर उस विशिष्ट जगह पर लिम्फेटिक ड्रेनेज और रक्त संचार को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। अच्छा, और खून का प्रवाह बढ़ने से क्या होता है? वहां जमा हुए टॉक्सिन्स हटते हैं, सूजन कम होती है और नलिकाओं में आई ऐंठन तुरंत शांत होने लगती है। ये तो बहुत ही प्रभावी लग रहा है। इसके साथ ही एक और तकनीक का इस्तेमाल होता है जो सीधे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर काम करती है।
क्या ये वो तकनीक है जिसमें अनामिका यानी रिंग फिंगर पर दबाव डाला जाता है? हाँ, बिल्कुल वही। क्या ये किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल बाईपास है? मतलब दर्द के सिग्नल को दिमाग तक जाने से रोकना? आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। ये एक्यूप्रेशर का एक बहुत ही उन्नत सिद्धांत है। रिंग फिंगर पर विशिष्ट मेरिडियन पॉइंट होते हैं। जब वहां तीव्र दबाव डाला जाता है तो वो वेगस नर्व और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जरिए मस्तिष्क तक जाने वाले दर्द के संकेतों को बीच रास्ते में ही रोक देता है। अरे वाह! तो ये मस्तिष्क को ये महसूस ही नहीं होने देता कि पित्ताशय में ऐंठन हो रही है? बिल्कुल। यह तकनीक बिना किसी भारी दर्द निवारक दवा के शरीर के खुद के नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करके दर्द को हैक करने जैसी है। ये आपातकालीन प्रबंधन तो वाकई शानदार है। लेकिन इस पूरे 12 महीने के दौरान जो चीज़ रोजाना लागू होती है और जो शायद सबसे मुश्किल भी है, वो है मरीज का आहार। आहार तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने पढ़ा कि आहार के नियम बेहद सख्त है। मरीज के लिए भारी वसा, रिफाइंड चीनी और यहाँ तक कि दालें भी पूरी तरह वर्जित हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसके विपरीत कुल्थी का सूप, जिसे हॉर्स ग्राम ब्रॉथ कहते हैं, जौ और रोजाना 2 से 3 लीटर गर्म पानी पीना अनिवार्य है। इस सख्त आहार के पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है, मैं समझाता हूँ। बताइए। जब भी कोई व्यक्ति भारी वसा या रिफाइंड चीनी खाता है तो शरीर कोलेसिस्टोकाइनिन या सीसी के नाम का हार्मोन छोड़ता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को सिकुड़ने का आदेश देता है ताकि वो पित्त छोड़ सके। ओह, अब समझी। अगर 20 मिलीमीटर के पत्थर वाले गॉल ब्लैडर को सिकुड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो वो पत्थर दीवारों से टकराएगा और उससे भयंकर दर्द पैदा होगा। यानी आहार का मुख्य उद्देश्य गॉल ब्लैडर को शांत रखना और पित्त को पतला बनाए रखना है, ताकि वो सिकुड़े बिना ही अपना काम करता रहे। बिल्कुल। कुल्थी और जौ जैसे अनाज शरीर में अतिरिक्त वसा को जमने नहीं देते और पित्त को पतला रखने में मदद करते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्रोताओं के लिए जानी जरूरी है, वो ये है कि इतना सब करने के बावजूद ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन का दृष्टिकोण एलोपैथी का कोई विरोधी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। यह दृष्टिकोण मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलोपैथिक सुरक्षा जाल का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है। कोई भी अंधेरे में तीर नहीं चला रहा है। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हर तिमाही अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT से की जाती है। इन स्कैन के जरिए डॉक्टर लाइव देखते हैं कि वो 20 मिलीमीटर की पथरी सिकुड़कर 15 मिलीमीटर हुई या नहीं। हाँ, और फिर वो 8 मिलीमीटर हुई या नहीं, और क्या अंततः वो बारीक तलछट बनकर शरीर से बाहर निकल रही है। बिना इन आधुनिक मशीनों के यह जानना नामुमकिन है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और इसी सुरक्षा जाल के तहत कुछ रेड फ्लैग्स या स्पष्ट चेतावनियां भी तय की गई हैं। वो चेतावनियां क्या हैं? यह भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज को कभी भी पीलिया हो जाए, तेज बुखार आ जाए या ऐसा दर्द हो जो कैस्टर ऑयल या एक्यूप्रेशर से भी ना रुके। तो इसका मतलब है कि डक्ट पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये सारा प्रोटोकॉल तुरंत रोक दिया जाता है और बिना किसी देरी के सर्जिकल हस्तक्षेप ही अनिवार्य हो जाता है। यानी जिद किसी बात की नहीं है। जब स्थिति जानलेवा हो जाए तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। हाँ, और ये बहुत परिपक्व दृष्टिकोण है। लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण में है तो शरीर को खुद को ठीक करने का मौका दिया जाता है। बिल्कुल। इस पूरे मामले को गहराई से देखने के बाद एक बात तो एकदम स्पष्ट हो जाती है कि गॉल ब्लैडर या पित्ताशय केवल एक ऐसी फालतू थैली नहीं है जिसे बस शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। सही बात है। ये लिवर के चयापचय का एक बेहद गतिशील और अभिन्न अंग है। ये केस ये साबित करता है कि अगर हम शरीर की एनाटॉमी और उसकी केमिस्ट्री को गहराई से समझें तो हम इस अंग को कटने से बचा सकते हैं। मेरा भी यही मानना है। ये समस्या को सिर्फ भौतिक रूप से बाहर निकालने के बजाय शरीर के प्राकृतिक रसायन विज्ञान का उपयोग करके समस्या को उसी जगह पर नष्ट करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। ये पूरी चर्चा वाकई चिकित्सा के प्रति हमारे नजरिए को बदलने वाली है। बिल्कुल। और जाने से पहले अगर हम एक पल के लिए सोचें कि अगर 12 महीने के सख्त अनुशासन, विशिष्ट आहार और चयापचय में बदलाव करने से शरीर के अंदर बैठी एक 20 मिलीमीटर के ठोस पत्थर को वापस तरल में बदला जा सकता है, तो मानव शरीर की ऐसी और कौन सी लाइलाज या अपरिवर्तनीय बीमारियां हो सकती हैं जो बस सही रसायन विज्ञान और थोड़े से धैर्य का इंतजार कर रही हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है ना? ये सोचने वाली बात है।
आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।